अब इसके अलावा जब हम बुक्स को सेपरेट कर देते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि हेड ऑफिस ने रिसोर्सेज को एक्वायर करना और वो रिसोर्सेज फैक्ट्री को ट्रांसफर करना है ताकि फैक्ट्री उनसे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उनसे चीजें बनाकर हेड ऑफिस को फॉरवर्ड करे। तो इन दोनों के दरमियान अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट हो जाता है। और जब डेटर्स एंड क्रेडिटर का दोनों के दरमियान में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम फैक्ट्री की बुक्स में हेड ऑफिस का टी अकाउंट्स ओपन करेंगे और हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री के नाम का टी अकाउंट ओपन करेंगे। हम इंटरलॉकिंग सिस्टम में फैक्ट्री की बुक्स में जो हेड ऑफिस से रेलेवेंट टी अकाउंट ओपन करते हैं उसे कहते हैं जनरल लेजर अकाउंट, और हेड ऑफिस की बुक्स में जो फैक्ट्री से रेलेवेंट लेजर अकाउंट ओपन किया जाता है या तो उसे फैक्ट्री लेजर कहते हैं या फिर हम उसे कॉस्ट लेजर कहते हैं। ऐसा सिर्फ हमें इंटरलॉकिंग सिस्टम में करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में इन एक्स्ट्रा अकाउंट्स की हमें जरूरत नहीं है। अब जर्नल लेजर आपके लिए एक लायबिलिटी अकाउंट है, और फैक्ट्री लेजर या कॉस्ट लेजर ये आपके पास क्या है, एक एसेट अकाउंट है। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि अगर जर्नल लेजर अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है तो जिस तरह नॉर्मली लायबिलिटीज के अकाउंट बनते हैं इसका अकाउंट भी वैसे बनेगा। लायबिलिटी का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट। इसी ओपनिंग बैलेंस जर्नल लेजर का, क्लोजिंग बैलेंस। हर वो ट्रांजैक्शन जो लायबिलिटी को बढ़ाएगी, हर वो ट्रांजैक्शन जो लायबिलिटी को कम करेगी, तो एसेट में इसके बिल्कुल ऑपोजिट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, वहां आपने एक बात पढ़ी होगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक, बैंक बुक एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्यों कहते हैं ऐसे? यस, आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स क्रेडिट साइड पे होती हैं और कैश बुक में डेबिट साइड पे होती हैं। लेफ्ट और राइट साइड का डिफरेंस होता है, सेम इज हियर। जो इंफॉर्मेशन आपके जर्नल लेजर अकाउंट में आती है वही सारी इंफॉर्मेशन आपके फैक्ट्री लेजर अकाउंट में आती है, बट शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड। क्योंकि देखो, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दोनों में क्या है, डेटर क्रेडिटर का रिलेशन है। डेटर क्रेडिटर कौन है? मैंने चीज आपसे उधार खरीदी, मैं आपके लिए कौन हूं, डेटर। आप मेरे लिए क्या हो, क्रेडिटर। वो सही, हम दोनों के दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हो और मैं भी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूं एज अ लायबिलिटी, आप रिकॉर्ड कर रहे हो एज एसेट। तो डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट भी मिरर इमेज ही होता है दोनों पार्टीज के लिए। ये चीजें जहन में रखते हुए अब मैं जनाब आपके सामने इंटरलॉकिंग सिस्टम में वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम आप सीख आए हो, हम आज देखते हैं कि जब हम उन्हें इंटरलॉकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जब मैं ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करूंगी व्हाइट बोर्ड पे, आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, मुझे कोई लिखता हुआ नजर ना आए, इसको लिखो पहले। मुझे जी बेटा, डू यू हैव नोटेड? ओके जनाब। अब जनाब आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम की ट्रांजैक्शंस के बारे में गाइड करते हैं। कॉपी पेंसिल छोड़िए, कंपैरिजन चार्ट बनाऊंगी आपके सामने।
transactions, integrated system, interlocking system, इंटरलॉकिंग सिस्टम में फैक्ट्री बुक्स और हेड ऑफिस की बुक्स को अलग से हमें शो करवाना है। चलिए, प्रोडक्शन कॉस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट की एटलीस्ट कितनी ट्रांजैक्शंस? 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। याद करवाइएगा, आपने इसे अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम रिकॉर्ड करना कैसे सीखा? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश या फिर पेबल क्रेडिट। अब देखिए, जब मैं इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ मूव ऑन करवाऊंगी तो मैंने ये जहन में रखना है कि कौन सा अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में ओपन होना चाहिए और कौन सा अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में। चलिए पहले ये डिसाइड करते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट किसकी बुक्स में? और ये कैश या पेएबल, कैश एसेट है, पेएबल लायबिलिटी है, ये किसकी बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में। एक तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। दूसरा, रॉ मटेरियल परचेज करने की एंट्री को किसी भी सिस्टम में रिकॉर्ड करें, ऐसे ही रिकॉर्ड होगी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ने हमेशा डेबिट होना है, कैश या पेएबल ने हमेशा क्रेडिट होना। तो लीजिए, आपने इंटरलॉकिंग सिस्टम सीख लिया। मैं क्या करूंगी? देखिए, मैंने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को डेबिट ही करना है, लेकिन फैक्ट्री की बुक्स में डेबिट करना है। कैश या पेएबल को क्रेडिट ही करना है, लेकिन मैंने उसको हेड ऑफिस की बुक्स में क्रेडिट करना है। अब यहां क्रेडिट नहीं है और वहां डेबिट नहीं है। जहां पे मिसिंग होगा वहां क्या आएंगे? जर्नल लेजर और उधर फैक्ट्री लेजर। यहां आपने क्रेडिट करना है जनरल लेजर को और यहां आपने डेबिट करना है फैक्ट्री लेजर को। और फैक्ट्री लेजर के लिए ऑपोजिट अकाउंट टाइटल क्या यूज कर सकता है? कॉस्ट लेजर। इसने जर्नल लेजर को क्यों क्रेडिट किया है? इसलिए क्रेडिट किया है कि इसने कहा है कि ठीक है, आपने मुझे रॉ मटेरियल परचेज करके दिया है, नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आपको ट्रांसफर करूं। तो फैक्ट्री की लायबिलिटी बढ़ गई टूवर्ड्स हेड ऑफिस। अब देखो, अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि सपोज मैंने आपसे ऑन अकाउंट गुड्स परचेज किए हैं। इसका मतलब है कि आपने ऑन अकाउंट गुड्स सेल किए। मैं अपने बुक्स में एंट्री क्रेडिट परचेजेस की क्या रिकॉर्ड करूंगी? मैं परचेजेस को डेबिट करूंगी और आपको क्रेडिट करूंगी। आपने कहना है, आपने अपनी बुक्स में हमें क्रेडिट किया, आप क्या करोगे? आप अपनी बुक्स में मुझे क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अपने सेल्स इनकम को क्या करोगे? क्रेडिट। वही सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। चलिए, आपने अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, हम दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम रॉ मटेरियल को परचेज किए, अब हम रॉ मटेरियल को यूज करने जा रहे हैं। जब रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल, याद करवाइएगा एंट्री क्या किया करते हैं? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच डेबिट, और रॉ मटेरियल को क्या करते हैं? क्रेडिट। आपने ये ट्रांजैक्शन पढ़ी हुई। अब उसके बाद जब बेटे मैंने इंटरलॉकिंग सिस्टम में जाना है तो मैंने इसके डेबिट और क्रेडिट पे फोकस करना है। देखिए, WIP अकाउंट किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए? अगर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में डेबिट है तो इंटरलॉकिंग में भी डेबिट ही होना है, बट इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्री। एफओएच किसकी बुक्स में ओपन होने चाहिए? फैक्ट्री। अगर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में डेबिट है तो इसने इंटरलॉकिंग सिस्टम में डेबिट होना है, लेकिन किसकी बुक्स में? फैक्ट्री की बुक्स में। रॉ मटेरियल फैक्ट्री की बुक्स में। तो रॉ मटेरियल यूज करने की 100% एंट्री फैक्ट्री की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। इसका कोई भी इफेक्ट आपके हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं जाएगा। मैंने इसको ऐसे ही यहां रिकॉर्ड करना है। WIP अकाउंट डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, एफओएच डेबिट
फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, और रॉ मटेरियल अकाउंट को मैंने क्या करना है, क्रेडिट। चलिए लेबर कॉस्ट की तरफ चलते हैं। लेबर कॉस्ट की भी एटलीस्ट 2 ट्रांजैक्शन। पहले किसको रिकॉर्ड करेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट। टोटल लेबर कॉस्ट को आपने रिकॉर्ड करना कैसे सीखा, लेबर कॉस्ट अकाउंट को डेबिट, कैश या पेएबल को क्रेडिट। चलिए इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ आइए। इसको किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करूं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। इसको कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करूं, डेबिट या क्रेडिट। यहां क्रेडिट में इससे जर्नल, अच्छा यहां फैक्ट्री लेजर। चलिए आगे बढ़िए। 4th ट्रांजैक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंट्री क्या, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एफओएच अकाउंट डेबिट, और लेबर कॉस्ट क्रेडिट। आइए जनाब इंटरलॉकिंग में, इसको किसकी बुक्स में डेबिट, एफओएच किसकी बुक्स में डेबिट, लेबर किसकी बुक में क्रेडिट, फैक्ट्री की। तो जिस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की डिवीजन का कोई इफेक्ट अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रांसफर नहीं होता, इसी तरह जब आपने लेबर कॉस्ट को उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट में डिवाइड करना है, इसका इफेक्ट भी आपने हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं देना। जरा गौर कीजिएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो हम वर्ड सुन रहे हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ऐसी किसी कॉस्ट की डिवीजन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी है? आपने आईटीए में कभी कॉस्ट क्लासिफिकेशन का कहीं जिक्र देखा है? प्रोडक्शन कॉस्ट का नाम तो सुना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट की डिटेल नहीं आपको मिलेगी। मैन्युफैक्चरर की इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी डिटेल हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलती। कॉस्ट की डिवीजन और कॉस्ट की डिटेल हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक्स में चाहिए होती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और वो फैक्ट्री में काम हो रहा है। तो 100% इस एंट्री को मैंने यहां यूं रिकॉर्ड करना है, WIP अकाउंट डेबिट, FOH अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करें, लेबर कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट, और इसका कोई भी इफेक्ट हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं आएगा। FOH की एटलीस्ट फर्स्ट वन, एब्जॉर्ब्ड FOH कैसे रिकॉर्ड करनी, एब्जॉर्ब FOH को हमने जनाब सीखा WIP अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। इंटरलॉकिंग सिस्टम में सिखाओ मुझे। 100% ये ट्रांजैक्शन फैक्ट्री की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। आपने ITA फार 1 में फाइनल अकाउंट्स बनाए, कभी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पढ़ा? नहीं, वहां एक्चुअल FOH रिकॉर्ड होती है। यहाँ एब्जॉर्ब भी रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअल भी रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी रिकॉर्ड करना पड़ता है जी। 100% इसका इफेक्ट मैंने याद देना है, WIP अकाउंट को डेबिट करना है और FOH अकाउंट को क्रेडिट करना है, और हेड ऑफिस की बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं। आगे आइए 6th में, एक्चुअल FOH, हाउ टू रिकॉर्ड, FOH अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। चलें बताएं क्या करूं, किसकी बुक्स में, FOH अकाउंट को मैंने फैक्ट्री की बुक्स में डेबिट करना और कैश को क्रेडिट कर दूं। यहां पे कैश को कहां क्रेडिट करना है, तो फिर बेटा मैं यहां क्रेडिट किसको करूं, यहां डेबिट किसको करूं, फैक्ट्री लेजर जी। उसके बाद आइए, सपोज अंडर एब्जॉर्ब्ड है, दोनों में से एक वक्त में एक ही काम हो सकता है ना। सपोज अंडर एब्जॉर्ब्ड है, CGS में क्या होता है, अंडर एब्जॉर्ब ऐड होता है, और वो CGS को बढ़ाता है, इसलिए इसकी एंट्री होती है CGS अकाउंट डेबिट एंड FOH अकाउंट क्रेडिट। चलो आइए जरा,
क्या करें? सीजीएस को अब मैं कहाँ डेबिट करूं? सीजीएस का अकाउंट मैंने आपको लिस्ट बनवाई, सेग्रीगेट करवा दिए अकाउंट। सीजीएस का अकाउंट डेबिट होना है बट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सीजीएस अकाउंट में यहां डेबिट होना है, एफओएच नहीं, फैक्ट्री की बुक्स में एफओएच नहीं आना। यहां डेबिट मिस है, जर्नल लेजर अकाउंट। यहां क्रेडिट मिस है, फैक्ट्री लेजर अकाउंट। अभी यहां तक हम काम किए, थोड़ी सी स्पेस यहां मैं छोड़कर जर्नल लेजर का हम अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। जर्नल लेजर अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी अकाउंट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस ओके, ये हमें क्लियर हो गया। अब जरा इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट कीजिए। जर्नल लेजर की डिटेल मुझे किसकी बुक्स में से मिलेंगी? पोस्ट करो। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ये कौन से वाला रॉ मटेरियल है? परचेज्ड। और ये उसकी कौन सी फिगर होगी? एक्चुअल। इसकी क्रेडिट साइड पे। क्योंकि समटाइम्स सिर्फ जर्नल लेजर अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है, तो आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट एंट्री देखो, और कहां जर्नल लेजर आ रहा है? लेबर अकाउंट। तो लेबर कॉस्ट, और वो भी कौन सी? एक्चुअल। और वो भी कौन सी? इन टोटल। क्रेडिट साइड पे। और ढूंढिए। हाँ, आपके पास उसके अलावा क्या आ रहा है? दिस वन। और ये क्या है? एक्चुअल एफओएच। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड। एफओएच आएगी इन एक्चुअल, इसकी क्रेडिट साइड पे। आगे बढ़िए, और क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर होगा तो कौन सी साइड पे? एफओएच अगर इसकी डेबिट साइड पे मिल रहा है, ये किसको शो कर रहा है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। अब चलें यहां तक हम इसको मेमोराइज करते हैं। लॉजिक तो समझ में आ गई, मेमोराइज करते हैं। जर्नल लेजर क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है, इसलिए मेरे जहन में है कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। इसकी क्रेडिट साइड पे क्या आना है? एक्चुअल रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल परचेज्ड, यूज्ड वाला नहीं, एक्चुअल रॉ मटेरियल परचेज्ड, और टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। और इसके अलावा क्या आना है? एक्चुअल एफओएच। अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ तो, ओवर एब्जॉर्ब्ड हुआ तो क्रेडिट साइड पे। ये चीजें याद रहेंगी। ओके, हम मटेरियल की 2, लेबर की 2 और एफओएच की 3 एंट्रीज कर लेने के बाद नेक्स्ट की एंट्री पास करते हैं। गुड्स कंप्लीटेड। 8th एंट्री क्या होती है? गुड्स कंप्लीटेड। बताइएगा गुड्स कंप्लीट होने की एंट्री क्या सीख कर आए? फिनिश गुड्स अकाउंट टू WIP। चलें जनाब, इफेक्ट दीजिए। ये फैक्ट्री ने कंप्लीट की है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और WIP अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये 100% इस एंट्री का इफेक्ट हमने फैक्ट्री की बुक्स में देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? गुड्स सोल्ड। हम जब इंटीग्रेटेड सिस्टम को लेकर चलते हैं, जब गुड्स सेल हो जाती हैं डायरेक्टली, उसके बाद गुड्स जब प्रोड्यूस हो जाती हैं तो डायरेक्टली अगली एंट्री कर देते हैं गुड्स सोल्ड। लेकिन जब गुड्स फैक्ट्री कंप्लीट कर लेने के बाद हेड ऑफिस को गुड्स ट्रांसफर करती है, इस ट्रांजैक्शन को हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करते। इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेटेड सिस्टम में, क्योंकि एक ही जर्नल है, वहीं पे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। और अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगी? फैक्ट्री फिनिश गुड्स दे रही है, फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दो। हेड ऑफिस फिनिश गुड्स रिसीव कर रही है, फिनिश गुड्स को डेबिट कर दो। इज इट सीम्स लॉजिकल? नो। आप फिनिश गुड्स को उतनी वैल्यू से डेबिट कर रहे हो, उतनी ही वैल्यू से क्रेडिट कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब हम इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं, ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो इसको रिकॉर्ड करना भी जरूरी बन जाता है कि जो फैक्ट्री ने गुड्स कंप्लीट की हैं वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर पहले करेगा और फिर उसके बाद हेड ऑफिस उसको सेल करेगा। तो इसकी एंट्री बनाने की हम कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड टू हेड ऑफिस।
जब इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए अब मुझे बताइए, इंटरलॉकिंग सिस्टम में तो रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करें? फैक्ट्री फिनिश गुड्स दे रही है, यस, ये फिनिश गुड्स को क्या करेगी? क्रेडिट। ये आपका जो हेड ऑफिस है वो फिनिश गुड्स रिसीव कर रहा है, ये क्या करेगा? डेबिट। यहां डेबिट नहीं है, यहां क्रेडिट नहीं है। पोस्ट करें जर्नल लेजर में, इस एंट्री का इफेक्ट पोस्ट करो जर्नल लेजर में। जर्नल लेजर की डेबिट साइड पे किस नाम से? कौन सी फिनिश्ड गुड्स? ट्रांसफर्ड टू हेड ऑफिस, ये इसकी डेबिट साइड पे है। ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हैं जो जर्नल लेजर में आती हैं अंडर सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आ सकती। क्यों? उसकी रीजन क्या है? यस, हेड ऑफिस ने गुड्स रिसीव कर ली, अब उसने सेल करनी है, तो ऑनवर्ड जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होनी? हेड ऑफिस की बुक्स में। हेड ऑफिस ने गुड्स रिसीव की, सेल कर दी, एंट्री करो सीजीएस टू फिनिश गुड्स। इंटीग्रेटेड सिस्टम में भी यही एंट्री और इंटरलॉकिंग सिस्टम में भी यही 100% एंट्री, बट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। गुड सेल की, इस एंट्री को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, और सेल प्राइस से कौन सी एंट्री पास करते हैं? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। किसकी बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में। तो जब ऑनवर्ड तमाम ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हमने हेड ऑफिस की बुक्स में देना है, तो ऑनवर्ड किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जर्नल लेजर में नहीं आना। जर्नल लेजर में इफेक्ट सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस का आता है जब फिनिश गुड्स कंप्लीट होकर हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो गई। उसके बाद किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपने, क्योंकि फैक्ट्री की बुक्स में नहीं देना, उसका इफेक्ट जर्नल लेजर में नहीं आएगा। एनी क्वेश्चन अप टू दिस डिस्कशन? नो? चलिए मेरे साथ मिलकर बनाते हैं। वो आपसे फैक्ट्री लेजर अकाउंट अगर रिक्वायर कर ले, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? फैक्ट्री लेजर इज द मिरर इमेज ऑफ जर्नल लेजर। तो सो मैं इसकी डेबिट साइड पे क्या करूं? ब्रॉड डाउन। इसकी डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन। इसके अलावा क्या आएगा? एक्चुअल रॉ मटेरियल, लेकिन विद विच टाइटल? कैश। अगर इसकी डेबिट साइड पे कैश नजर आ रहा है, ये पेएबल नजर आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है? रॉ मटेरियल के। चलिए एक्चुअल लेबर कॉस्ट को भी इसने कैश या पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करना है। क्यों? यहां मटेरियल और लेबर नहीं आ सकता, क्योंकि मटेरियल लेबर के अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में ओपन होते हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में ओपन नहीं होते। और इसके अलावा कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी? एक्चुअल एफओएच। उसके लिए भी क्या लिखेगा? कैश। और क्या आना है डेबिट साइड पे? नथिंग। क्रेडिट साइड पे आओ, क्या आएगा? एफओएच आ सकता है, सोच लें, एफओएच आ सकते हैं फैक्ट्री लेजर में। ये देखो अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री, यहां आओ। अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री लेजर की कौन सी साइड पे आना है? लेकिन किस टाइटल के साथ आना है? शाबाश, अंडर एब्जॉर्ब। और इसके अलावा क्या आना है? फिनिश गुड्स उसने भेजी हैं, इसने रिसीव की हैं। फिनिश गुड का अकाउंट वहां पे भी है और फिनिश गुड्स का अकाउंट यहां पे भी है। यहां फिनिश गुड्स, ओके। और क्या आना है? तो देखो ये मिरर इमेज हो गया। जो ट्रांजैक्शंस उसकी डेबिट साइड पे हैं वो फैक्ट्री लेजर की क्रेडिट साइड पे हैं। अकाउंट टाइटल का फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? हम यहां मटेरियल, लेबर और एफओएच का अकाउंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम वो हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंट ओपन नहीं हो सकते। ठीक है, अब नोट करें।
हाँ जी बेटा, ओपन योर बुक्स। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 1 उसने सॉल्व की हुई है अंडर फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम, और फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम अब आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपने सिंपल क्या करना, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए सिर्फ मुझे जर्नल लेजर का अकाउंट बना के देना है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 1, बेटे किधर है अली? मुझे फिर ऑफ कर दिया एक्स्ट्रा बुक। मेरा उसके साथ इतना रास्ता नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे। आपने सॉल्यूशन नहीं देखना। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, लाइए मैं आपको पेज बताए देती हूँ। 159। आपका सॉल्यूशन उससे मैच नहीं करेगा, वो फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, हरी अप। 159। सिर्फ जर्नल लेजर अकाउंट बना के दो। एक मिनट के लिए बुक दीजिएगा। थैंक यू। देखो मैंने आपसे कहा कि बाकी अकाउंट तो आपको वेल फैमिलियर हो गए हो कि रॉ मटेरियल का अकाउंट कैसे बनाना है, लेबर एफओएच का। इस क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करेंगे जस्ट फॉर जर्नल लेजर। तो चलिए साइलेंट प्लीज, हम मिलके जर्नल लेजर अकाउंट बनाते हैं। नहीं, हाँ जी जनाब, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बेटे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अगर जर्नल लेजर का या फैक्ट्री लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो हाउ टू कैलकुलेट। आपके मैन्युफैक्चर की इन्वेंट्री की 3 कैटेगरीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। आप इनके ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करोगे तो आपके पास जर्नल लेजर का ओपनिंग बैलेंस आएगा। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करोगे तो आपके पास जर्नल लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 के स्टार्ट में ही वो आपको जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बता रहा है वो बता रहा है जर्नल लेजर का और कितना है 5625 है, और इसके साथ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट रॉ मटेरियल का अकाउंट होता है, इसके ओपनिंग बैलेंस में कितनी वैल्यू है, फिनिश गुड्स के ओपनिंग बैलेंस में कितनी वैल्यू है, वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग अकाउंट में कितनी बैलेंस है, उसने वो दिया हुआ है। आप एक काम कीजिए, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स कीजिए, 2125 प्लस 1500 प्लस 2000,
हाँ जी, अब कंफर्म हुआ। आप रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करोगे तो जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर के ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट आएगी और वो हमारे पास आ रही है 5625। इसी तरह क्लोजिंग को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ना है, जो जो ट्रांजैक्शंस मुझे जर्नल लेजर अकाउंट के लिए चाहिए वो मैंने यहां पुट करनी। स्टॉक मटेरियल परचेज 12,000 का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, क्या इसका इफेक्ट जर्नल लेजर में आना चाहिए? यस, क्योंकि ये परचेज कौन करता है? हेड ऑफिस। तो डेफिनेटली हेड ऑफिस के अकाउंट्स में हम इसे मेंशन करेंगे। अमाउंट इज 12,000। आपने रॉ मटेरियल 12,500 का यूज किया, क्या इसका इफेक्ट आएगा? नो, वो मटेरियल के अकाउंट में जाएगा। फिर इसके अलावा मटेरियल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल इश्यू हो, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल WIP के अकाउंट में चला जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH के अकाउंट में चला जाएगा। वेजेस की बात करें तो वो आपके पास 10,830 है, इसके साथ गलती से लिखा गया डायरेक्ट, इसको काटो, ये बेसिकली टोटल है। टोटल लेबर कॉस्ट जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंक्लूड हैं, वो एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपके पास 10,830 है। क्या जर्नल लेजर में इसका इफेक्ट आएगा? यस। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे 10,830। लेकिन इसकी जो डिवीजन बताई गई है इसमें से 600 है इनडायरेक्ट वर्कर की वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो इसलिए इसमें से 600 कहां चला जाएगा? FOH में। और रिमेनिंग 10,230 कहां चला जाएगा? वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, उसने कहां जाना है? WIP। अगर उसने टोटल लेबर कॉस्ट बताई है और ये भी बता दिया इसमें इनडायरेक्ट कितनी है, तो अंडरस्टूड बात है कि जो रिमेनिंग है वो क्या है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट ने कहां जाना है? इनडायरेक्ट ने कहां जाना है? क्या इस डिवीजन का इफेक्ट जर्नल लेजर पे देना है? नेवर। आगे बढ़िए। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इंकर्ड हुई है और पे भी डेफिनेटली हुई होगी। मैंने आपसे कहा था कि बेटे FOH क्वेश्चन में कभी भी गिवन होगा वो एक्चुअल होगा या बजटेड होगा, कभी भी एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है तो डेफिनेटली ये कौन सी प्रोडक्शन ओवरहेड है? एक्चुअल, और वो आपके पास कितनी है? 4200। और इसमें जर्नल लेजर अकाउंट की कौन सी साइड पे आना है? क्रेडिट साइड पे। आगे चलते हैं। एब्जॉर्ब्ड उसने बेटे आपको खुद बता दी। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो एक्चुअल, चलें वैसे सिंपल FOH की बात करते हैं, ये कॉस्ट पूल है। मैं अगर इसको पूल कह रही हूं तो इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। FOH में क्या कुछ ऐड हुआ है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। FOH के साथ कुछ नहीं लिखा कि ये कौन सा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल के अकाउंट से उठाना है, मटेरियल की डिटेल से उठाना है। इनडायरेक्ट लेबर, लेबर की डिटेल में से उठाना है। क्या ये बात हुई थी क्लास में? ओके। अब देखो मैंने करना क्या है। एक्चुअल FOH उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए 4200। इनडायरेक्ट मटेरियल भी है इन दिस क्वेश्चन और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो अभी अभी मैंने पढ़ी है 600। इनडायरेक्ट मटेरियल भी थी, ढूंढो, मुझे तो नजर आ रही है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जो मटेरियल इशू है 1000 का, वो इनडायरेक्ट मटेरियल, ये कितना हो गया? 1000। क्या FOH के तीनों कंपोनेंट्स कंप्लीट हुए? ओके। अगर ये ना गिवन होते तो मैंने इनको 0 एज्यूम करना था। ठीक है, चलो टोटल किए 5800। इस ये मेरे पास टोटल एक्चुअल FOH है, इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? ढूंढो एब्जॉर्ब्ड FOH कितनी है, दी हुई है या कैलकुलेट करनी है? चलो लो जी, वो भी कितनी है? इज देयर एनी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन? नो। अगर होती अंडर एब्जॉर्ब तो डेबिट साइड पे लिखते, ओवर एब्जॉर्ब्ड होती तो क्रेडिट साइड पे लिखते। ओके जनाब, उसके बाद वो कहता है वर्क ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स। ये 24,000 की जरा एंट्री करके बताओ। वर्क ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स टू WIP। क्या
इसका इफेक्ट जर्नल लेजर में आना है, गुड्स कंप्लीटेड का इफेक्ट? नो। फैक्ट्री की कॉस्ट ऑफ सेल्स 22,500 है, हेड ऑफिस उतनी ही गुड्स रिसीव करता है फैक्ट्री से जितनी उसने सेल करनी है। यहां ये पॉइंट याद रखिएगा, फिनिश गुड्स हेड ऑफिस को उतनी ही ट्रांसफर होंगी जितनी सेल होनी है, अप टू गुड्स सोल्ड। अब इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूं। फैक्ट्री ने 1000 यूनिट्स बनाए, 1000 में से 800 का ऑर्डर आ गया, 1000 यूनिट्स फैक्ट्री के पास पड़े हुए, हेड ऑफिस ने 800 यूनिट उठाने फैक्ट्री से और आगे बेच देने। 200 यूनिट किसके पास पड़े रहने? फैक्ट्री के पास पड़े रहने। इसका मतलब यह है, गौर से सुनी बात, फिनिश गुड्स का अकाउंट आपने उधर भी ओपन करना है फैक्ट्री की बुक्स में और हेड ऑफिस की बुक्स में भी। फिनिश गुड्स का ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस फिनिश गुड्स के अकाउंट में लिखना है जो फिनिश गुड्स अकाउंट आपने फैक्ट्री की बुक्स में ओपन किया। क्यों? क्योंकि जितनी गुड्स कंप्लीट होती हैं सारी की सारी हेड ऑफिस रिसीव नहीं करता। जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है वो फैक्ट्री के पास ही होता है। आपने जब फिनिश गुड्स अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में ओपन करना है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, लेकिन जो हेड ऑफिस की बुक्स में लिखना है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखना। जितनी कॉस्ट की गुड्स उसने रिसीव करनी है उतनी ही कॉस्ट की गुड्स उसने आगे सेल कर देनी। इसलिए ये जो फिगर गिवन है सीजीएस की 22,500, इतनी अमाउंट से ये वाली एंट्री पास होनी है। ये हम एंट्री पास करते हैं विद द अमाउंट ऑफ सीजीएस। हम सीजीएस की अमाउंट से ये एंट्री पास करते हैं और सीजीएस की अमाउंट उसने कितनी दी हुई है? 22,500। ये जर्नल लेजर में आनी है? क्यों नहीं आनी? गौर फरमाए। वो ट्रांसफर्ड यहां लिखना मैंने 22,500, कैरी डाउन रह गया। वैसे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, मैं यहां से भी निकाल सकती हूं, और अगर यहां से नहीं निकालना चाहूं तो मैंने क्या तरीका बताया? सम कर लें। दोनों तरीकों से करते हैं। चलो पहले बैलेंस अकाउंट को बैलेंस ऑफ करो। क्रेडिट साइड कंप्लीट है, ऐड करो, डेबिट साइड की फिगर माइनस करो। वन 10,155। क्वेश्चन में कहीं रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स WIP के क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है? नहीं। वो कहां से आएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस? उनके टी अकाउंट्स बनाकर। आपकी आज की होम असाइनमेंट क्या है? मैंने इन दिस क्वेश्चन आपको जर्नल लेजर का अकाउंट बना दिया है। आपने घर जाना है, अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम सारे के सारे टी अकाउंट्स ओपन करने हैं। जिनको फैक्ट्री की बुक्स में ओपन होना चाहिए उन्हें फैक्ट्री की बुक्स में ओपन करना है, जिनको हेड ऑफिस की बुक्स में ओपन होना चाहिए उन्हें हेड ऑफिस की बुक्स में ओपन करके तमाम ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को पोस्ट करना है। और फिर जब आप ऐसा कर लोगे, रॉ मटेरियल के अकाउंट को क्लोज करोगे, WIP के अकाउंट को क्लोज करोगे, फिनिश गुड्स के अकाउंट को क्लोज करोगे, उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे उनको सम अप कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली 10,155 के इक्वल होंगे। क्या आपने मेरा पॉइंट फॉलो किया? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटे? आज की होम असाइनमेंट ये है, क्या करना है, दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट, और उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन और उनका सॉल्यूशन मैच करेंगे और डिफरेंसेस हाईलाइट करेंगे कि हमारे सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम के सॉल्यूशन में और उनके फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम के सॉल्यूशन में फर्क क्या है। ये कल हम हाईलाइट करेंगे और उसके लिए जरूरी है कि आपने ये क्वेश्चन घर से कंप्लीट कर। ठीक है, बताओ इंटरलॉकिंग सिस्टम में कौन कौन से अकाउंट घर से ओपन करके लाओगे फैक्ट्री की बुक्स में? सीक्वेंस में बताओ। रॉ मटेरियल अकाउंट, लेबर कॉस्ट अकाउंट, FOH अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट। ये मैंने बना दिया, फिर भी दोबारा बना के लाइएगा जर्नल लेजर अकाउंट।
हेड ऑफिस की बुक्स में कौन कौन से? फिनिश गुड्स अकाउंट, फिर सीजीएस अकाउंट, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट, इनकम स्ट्रीम और फैक्ट्री लेजर अकाउंट। ठीक है, क्या ये हो सकता है? ओके जनाब, ये कल कंप्लीट करके लाइएगा, मजीद डिस्कशंस हो।